नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2023 की परीक्षा के लिए साइंस की जो हमने क्लास स्टार्ट की है उसमें आज हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जहां से प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में प्रश्न बने हैं और आगे भी बनेंगे आपकी पीईटी की परीक्षा में। तो हम सेलेक्टेड टॉपिक्स को जीव विज्ञान के इस एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस एक ही वीडियो को जीव विज्ञान के देख लेते हैं तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपके जीव विज्ञान में जो भी प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे आपके पीईटी की परीक्षा में, इस वीडियो से बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो आपके पीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में कि विज्ञान के किस क्षेत्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अध्ययन का विषय और विषय का नाम यहाँ पे हम कवर करेंगे सबसे पहले। और इस तो पहला क्या है, पक्षियों का अध्ययन जो किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आप याद रखिएगा ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है पक्षियों का अध्ययन होता है, आप याद रखिएगा। इसके बाद आपका पर्यावरण का अध्ययन जो इकोलॉजी के अंतर्गत होता है। जीवाश्मों का अध्ययन आपका पेलियो बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद वंशागति के अध्ययन को हम बोलते हैं जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी बोलते हैं। फूलों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद मस्तिष्क की क्रियाशीलता के अध्ययन को हम फ्रेनोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ से प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बने हुए हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको आप याद करते हुए चलिएगा। इसके बाद कीटों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद डेमोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो डेमोग्राफी के अंतर्गत जो है मानव जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो विषाणुओं का जो अध्ययन है वह वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वहीं इथनोलॉजी के अंतर्गत जो है विभिन्न संस्कृतियों का जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन कहते हैं, तो पादप जीवाश्मों का जो अध्ययन है वो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किया जाता है। वहीं वृद्धावस्था का जो अध्ययन है यह जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जांच और उनसे संबंधित अंग यानी कि विभिन्न प्रकार की जो जांचें होती हैं उनका संबंध मनुष्य के शरीर के किस अंग से होता है। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पीछे बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईईजी। जो ईईजी का परीक्षण होता है, ईईजी का परीक्षण, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी इसको बोलते हैं हम ईईजी को। तो इसके अंतर्गत जो है मस्तिष्क का अध्ययन मतलब इसकी जो जांच है मस्तिष्क से रिलेटेड होती है। ईईजी परीक्षण का संबंध किससे हो जाएगा, मस्तिष्क से हो जाएगा। वहीं ईसीजी का परीक्षण किससे होता है, तो ईसीजी जो किया जाता है यह जो है हृदय से रिलेटेड या परीक्षण होता है, टेस्ट होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके अंतर्गत जो है हृदय का जो है टेस्ट किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, हृदय के टेस्ट से रिलेटेड आपका होता है ईसीजी परीक्षण। इसके बाद ईओजी परीक्षण का संबंध हो जाएगा आपका आँख से। ईओजी का पूरा नाम क्या होता है, तो ईओजी का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है ईएमजी जो टेस्ट होता है आपका यह मांसपेशियों से रिलेटेड होता है। तो आप याद रखिएगा जो ईएमजी टेस्ट होता है जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसके अंतर्गत जो है मांसपेशियों का जो है टेस्ट किया जाता है, जांच की जाती है। इसके बाद ऑडियोग्राम के अंतर्गत जो है कान का जांच किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। इसके बाद मैमोग्राम के अंतर्गत जो है वक्ष जो होता है, मनुष्य का जो वक्ष होता है उसका टेस्ट किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। इसके बाद बीएमडी जो परीक्षण होता है जिसका पूरा नाम होता है बोन मिनरल डेंसिटी, इसके अंतर्गत जो है अस्थि का यानी कि बोन का जो है मनुष्य के हड्डियों का जो परीक्षण होता है, जो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं बीएमडी टेस्ट। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट को हमने देख लिया, जैसे आपका ईईजी परीक्षण, ईसीजी परीक्षण, ईओजी परीक्षण, ईएमजी परीक्षण, मेमोग्राफ, बीएमडी परीक्षण, ये किस मनुष्य के शरीर के किस अंग से रिलेटेड है उनको हमने यहाँ पे देख लिया है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पिछले साल बने हुए हैं
और आगे भी एग्जाम्स में बनते रहेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट खोज और उनके खोजकर्ताओं के बारे में। यह भी आपका बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो किण्वन की प्रक्रिया जो होती है उसकी जो खोज है किण्वन की, वो की गई थी लुई पास्चर के द्वारा। और पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। चेचक के टीके की खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। विटामिन की खोज की गई थी फंक के द्वारा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है यह अल्टमैन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की जो है खोज की गई थी, आप याद रखिएगा। इसके बाद विषाणु के खोजकर्ता माने आते हैं इवानोवस्की, आप याद रखिएगा। इवानोवस्की जो है विषाणु के खोजकर्ता माने जाते हैं। वहीं डीएनए के खोजकर्ता माने जाते हैं वाटसन एवं क्रिक। ये दो नाम आप याद रखिएगा, वाटसन एवं क्रिक जो है डीएनए के खोजकर्ता माने जाते हैं। आरएच फैक्टर जो होता है, आरएच कारक जो होता है, इसके खोजकर्ता थे कार्ल लैंडस्टीनर, इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और जेनेटिक जो कोड होता है उसकी खोज की गई थी हरगोविंद खुराना के द्वारा। और रेबीज टीके का आविष्कार किया गया था लुई पास्चर के द्वारा। और एंथ्रेक्स का जो टीका होता है उसकी भी खोज की गई थी लुई पास्चर के द्वारा। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद गोल्जी काय की खोज करी गई थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा। ऑक्सिन पादप हार्मोन की खोज करी थी डार्विन ने। और जिब्रेलिन पादप जो हार्मोन होता है इसकी खोज की गई थी कुरोसोवा के द्वारा। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट रासायनिक तत्वों को देखेंगे और उनका जो प्रयोग है मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में किसके इलाज के लिए किया जाता है, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो आपका आयोडीन 131 रासायनिक तत्व होता है, इसका जो उपयोग है थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए किया जाता है। आप याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। वहीं रक्त कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। रक्त कैंसर के इलाज के लिए किसका प्रयोग होता है? तो कोबाल्ट 60 का। वहीं ट्यूमर की पहचान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आर्सेनिक 74 जो रासायनिक तत्व होता है, आर्सेनिक 74, आप याद रखिएगा, इसका जो उपयोग है ट्यूमर की पहचान के लिए किया जाता है। वहीं सोडियम 24 का जो प्रयोग है यह रक्त व्यक्तिक्रम के लिए किया जाता है। इसके इलाज के लिए जो है सोडियम 24 का हम इस्तेमाल करते हैं। वहीं रक्त कैंसर के उपचार के लिए जो है अगेन फास्फोरस 32 का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रासायनिक क्षेत्र हैं, उनका चिकित्सकीय उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है उसको मैंने आपको बता दिया है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम संक्रामक रोगों को देखेंगे। तो पहला जो सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण था यह किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ये साउथ अफ्रीका के एक चिकित्सक थे जिनके द्वारा हृदय का एकदम सफल ट्रांसप्लांट किया गया था, प्रत्यारोपण किया गया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड। इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद पहली जो ओपन हार्ट सर्जरी की गई थी वाल्टन लिलेहल के द्वारा। इसके बाद प्रथम परखनली शिशु कौन था? तो स्टेप्टो एडवर्ड्स प्रथम परखनली शिशु था, आप इसे याद रखिएगा। और इसके बाद हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट संक्रामक रोगों को, यानी कि बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से होते हैं, विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। इसके अलावा प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, इन सभी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में कि कौन कौन से रोग जो हैं बैक्टीरिया से यानी कि जीवाणु से होते हैं। तो आपका टिटनस हो गया, सिफिलिस हो गया, हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गई, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कालरा हो गया, गोनोरिया हो गया, क्षय रोग को हम टीबी बोलते हैं, आप याद रखिएगा, क्षय रोग को टीबी कहा जाता है। टाइफाइड हो गया, कोढ़ हो गया, ये सभी आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो टिटनेस होता है इसको हम धनुष्टकार के नाम से भी जानते हैं या इसको हम लॉक जॉ भी कहते हैं। टिटनेस का अन्य नाम क्या है? तो इसको हम धनुष्टकार या लॉक जॉ के नाम से भी जानते हैं। लॉक जॉ इस प्रकार लिखा है LOCKJAW, तो लॉक जॉ के नाम से भी इसको हम जानते हैं या इसको धनुष्टकार भी कहा जाता है टिटनेस को। तथा यह जो टिटनेस है यह बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसके बाद विषाणु से यानी कि वायरस से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो आपका चेचक हो गया, रेबीज जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं ये बीमारी हो गई,
छोटी माता हो गई, ट्रेकोमा हो गया, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, इबोला हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, रूबेला हो गया और गलसुआ। ये इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं जो विषाणु यानी कि वायरस से होती हैं, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इनको देख लेते हैं। तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से होते हैं, तो मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, पायरिया हो गया, कालाजार हो गया, निद्रा रोग हो गया, ये सभी आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, तो आप याद रखिएगा। वहीं वार्म यानी कि कृमि जन्य रोग कौन कौन से होते हैं, तो वार्म यानी कि कृमि जन्य के द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो फाइलेरिया हो गया, टीनिएसिस हो गया, एस्केरिएसिस हो गया, ये सभी जो बीमारियां हैं ये कृमि जन्य यानी कि वार्म जनित होती हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। फंगल डिजीज़ कौन कौन से होते हैं यानी कि कवक से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, तो हाथी पाँव या एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है ये जो है कवक यानी कि फंगल से होती है। दाद हो गया, एस्परजिलस हो गया, दमा या अस्थमा हो गया, गंजापन हो गया, इसके अलावा खाज हो गया, ये सभी जो बीमारियां हैं आपकी कवक से होने वाली बीमारियां हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। तो बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, विषाणु यानी कि वायरस से कौन कौन सी होती हैं, कवक से कौन कौन सी होती हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उन सभी को हमने यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम देखने वाले हैं किस वर्णक के कारण किस चीज़ का रंग होता है, यानी कि जो भी हमारे फल होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे सेब का रंग लाल किसके कारण होता है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, पपीते का रंग पीला किसके कारण होता है, इन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ से भी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में बने हैं और बनते रहेंगे आगे भी। तो सेब का जो लाल रंग होता है वह किस पिगमेंट, वर्णक को हम पिगमेंट के नाम से जानते हैं, आप याद रखिएगा, वर्णक मतलब यहाँ पे पिगमेंट से हो जाएगा। तो सेब का जो लाल रंग होता है यह एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट यानी कि वर्णक के कारण होता है। वहीं टमाटर का जो लाल रंग होता है ये लाइकोपीन के कारण होता है। पपीते का जो पीला रंग होता है ये कैरिकाजेंथिन के कारण होता है। गाजर का जो रंग होता है ये कैरोटीन के कारण होता है। हल्दी का जो रंग होता है ये आपका जेंथोफिल के कारण होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है ये लाइकोपिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। हल्दी का रंग जो है जेंथोफिल नामक पिगमेंट से जो है होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं विटामिन्स का। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं बची है अब तक जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न प्रत्येक बार न पूछे गए हों। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से सभी प्रकार की परीक्षाएं यूपीएससी के आईएएस एग्ज़ाम से लेके लोअर लेवल तक के एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आपके पीईटी के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे विटामिन्स को हम देखने वाले हैं, उनका रासायनिक नाम क्या होता है और उनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, इन तीनों को ही आपको याद रखना है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन और इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। तो रासायनिक नाम भी आपको याद करते हुए चलना है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से जो है किलोसिस नामक बीमारी होती है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पैंथोथिनिक अम्ल। आप याद रखिए कि विटामिन जो B5 होता है इसका रासायनिक नाम होता है पैंटोथिनिक अम्ल और इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम और बाल सफ़ेद, ये सभी जो बीमारियां होती हैं ये आपके विटामिन B5 की कमी से होती हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। आप याद रखिएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है पायरिडॉक्सिन और इसकी कमी से रक्त क्षीणता देखने को मिलती है, चर्म रोग होता है और पेशी ऐंठन जो है विटामिन B6 की कमी से ही देखने को मिलता है। इसके बाद विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन और इसकी कमी से बालों का जो झड़ना होता है वह देखने को मिलता है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम हो जाएगा फोलिक अम्ल और इसकी कमी से जो है कुंठित वृद्धि यानी कि वृद्धि शरीर की कम होती है और रक्त क्षीणता देखने को मिलती है। इसके बाद विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालेमिन। आप याद रखिएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालेमिन और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ देखने को मिलती हैं और घातक रक्त क्षीणता, ये सभी बीमारियां जो हैं देखने को मिलती हैं विटामिन B12 की कमी से।
विटामिन बी सी का रासायनिक, विटामिन जो सी है आप यहाँ देखिएगा, विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो आप याद देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, और इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया नामक जो बीमारी है वो देखने को मिलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा, और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी देखने को मिलती है। जननांग अवर पेशियां जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं अगर किसी के शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा। इसके बाद विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नेप्थोक्विनोन। आप याद देखिएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा नेप्थोक्विनोन, और इसकी कमी से जो ब्लड क्लॉटिंग है वह शरीर में नहीं हो पाती है। तो आप याद देखिएगा, रक्त का थक्का न जमना, अगर मनुष्य के शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है तो उसके शरीर में कौन सी विटामिन की कमी होती है, तो विटामिन के की कमी अगर हमारे शरीर में होगी तो चोट लगने पर हमारे शरीर में जो रक्त है उसका थक्का नहीं जम पाता, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, नेप्थोक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम है। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। तथा ये 2 पॉइंट लास्ट के आप याद कर लीजिए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन आपके हो जाएंगे ए, डी, ई के, ये 4 जो विटामिन ये वसा में घुलनशील होते हैं, और विटामिन बी और सी ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट में कुछ सिद्धांत और उसके प्रतिपादकों को भी आप देख लीजिए जाते जाते। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा। उपरान की जो अवधारणा थी यह प्रस्तुत की गई थी जैकब और मोनार्ड के द्वारा। विकास का सिद्धांत दिया गया था डार्विन के द्वारा। एक जीन एक एंजाइम की जो अवधारणा थी यह दी गई थी किसके द्वारा, तो बीडल और टैटम के द्वारा जो है एक जीन एक एंजाइम की जो अवधारणा है वह प्रस्तुत की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट प्राकृतिक अम्ल को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आइए, तो सिरका में कौन सा अम्ल देखने को मिलता है, तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा। संतरा और नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। इमली और अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल देखने को मिलता है। प्याज में आपका सल्फेनिक अम्ल देखने को मिलता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, प्याज में कौन सा अम्ल देखने को मिलता है, तो सल्फेनिक अम्ल देखने को मिलता है। इसके बाद टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी और बिच्छू के डंक में जो है आपका मेथनोइक अम्ल, जिसको हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, आपको देखने को मिलेगा चींटी और बिच्छू के डंक में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। सेब में जो है आपका मैलिक अम्ल यानी कि मैलिक एसिड देखने को मिलता है। इसके बाद आपका मांसपेशियों में अगर हमको थकान का अनुभव होता है तो वह किस अम्ल के जमाव से होता है, तो अगर हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का जमाव अधिक हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण जो है हमारे मांसपेशियों में जो है थकान का अनुभव देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे 2 टॉपिक बस और आपका बचा है, इत्मीनान से आप देखते रहिए इसको। तो यहाँ पे ऑक्सिन की अगर हम बात करें तो ऑक्सिन ये आपका पादप हार्मोन है। तो इसका कार्य क्या होता है, तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऑक्सिन की अधिक मात्रा तने की वृद्धि को प्रेरित करती है तथा कम मात्रा जड़ की वृद्धि को प्रेरित करती है। अगर किसी भी पादप में, किसी भी प्लांट में ऑक्सिन नामक हार्मोन ज़्यादा है तो वह तने की वृद्धि को प्रेरित करेगा, और ऑक्सिन नामक हार्मोन कम है तो वो जड़ की वृद्धि को प्रेरित करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑक्सिन पादप हार्मोन का जो प्रयोग है खेतों में छिड़काव करके खरपतवार को नष्ट करने में भी किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद जिब्रेलिन जो पादप हार्मोन है यह पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं और उनकी जरावस्था को रोकते हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रहें। तो ये जिब्रेलिन्स पादप हार्मोन का काम है कि ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करे। साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन होता है यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। पौधों में जो कोशिका विभाजन होता है उसका जो कार्य है साइटोकाइनिन नामक पादप हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो साइटोकाइनिन नामक पादप हार्मोन है यह पौधे की जो प्रसूप्ति काल होता है उसको कम करता है और जीर्णता को रोकता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद एब्सिसिक एसिड जो होता है और इसका कार्य क्या होता है, यह वृद्धि निरोधक हार्मोन कहा जाता है। आप याद रखिएगा,
एब्सिसिक एसिड क्या होता है? तो यह वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। एथिलीन का कार्य क्या होता है? यह जो हार्मोन एथिलीन होता है यह फल को पकाने वाला हार्मोन होता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद यह लास्ट आपका टॉपिक है, और फल और उसके खाने वाला भाग कौन कौन सा होता है। तो आम का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? मध्य फल भित्ति। सेब का पुष्पासन खाने वाला भाग होता है। नाशपाती का पुष्पासन खाने वाला भाग होता है। लीची का एरिल वाला भाग खाने वाला होता है। नारियल का भ्रूण पोष खाने वाला भाग होता है। अमरूद का फल भित्ति हो गया। और सहतूत का खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो सहपत्र हो गया। इसके अलावा परिदल व बीज ये जो है सहतूत के खाने वाले भाग होते हैं। पपीता का मध्य फल भित्ति खाने वाला भाग होता है। मूंगफली का बीज पत्र एवं भ्रूण जो है खाने वाला भाग होता है। काजू का बीज पत्र खाने वाला भाग होता है। अंगूर का फल भित्ति खाने वाला भाग होता है। गेहूं का भ्रूण पोष खाने वाला भाग होता है। शरीफा का फल भित्ति और नींबू का रसीला जो रोम होता है ये खाने वाला भाग होता है। इसके अलावा टमाटर का फल भित्ति और बीजांडसन ये जो है खाने वाला भाग होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फल हैं, उनके खाने वाले भाग कौन कौन से होते हैं उनको भी हमने यहाँ पे देख लिया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये वीडियो बायोलॉजी का आपके पीईटी के परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।